आज के शैक्षिक सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन के बारे में आगे अध्ययन करने से पहले यह पुनरावृत्ति करना आवश्यक है कि उत्पादन किसे कहते हैं। किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। अर्थात कोई भी वस्तु है, अगर उसको हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य बनाते हैं तो उसे उत्पादन कहते हैं। उत्पादन फलन किसी फर्म के उत्पादन और उत्पादन के साधन के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अब अर्थात कोई भी एक फर्म है, वो जो कुछ वस्तु का उत्पादन करना चाहती है, उन वस्तुओं में जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, उन साधनों और उस उत्पादन के बीच जो भी संबंध होता है उसको उत्पादन फलन कहते हैं। इसके लिए उत्पादन के आगे ब्रैकेट में निर्गत शब्द भी लिखा हुआ है। अर्थात उत्पादन को निर्गत भी कहते हैं और उत्पादन के साधनों को आदा भी कहते हैं। यहाँ पे कहीं निर्गत के स्थान पर प्रदा भी लिखा हुआ होता है, तो इन सभी का तात्पर्य एक ही है। उत्पादन फलन यह बताता है कि किसी एक दिए हुए तकनीकी ज्ञान और प्रबंध योग्यता की सहायता से उत्पादक आदाओं अर्थात जो उत्पादन के साधन हैं के विभिन्न संयोगों से उत्पादन की अधिकतम मात्रा किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। अभी इसमें यह बताया गया है कि उत्पादन फलन हमें क्या बताता है। उत्पादन फलन बताता है कि कोई भी उत्पादन है, किसी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो तकनीक हम प्रयोग कर रहे हैं और जो प्रबंधन की योग्यता है, अर्थात जो प्रबंधन अपनी योग्यता के अनुसार और तकनीक को शामिल करते हुए उत्पादन कर रहा है, उस उत्पादन के आदाओं अर्थात साधनों और उस उत्पादन के बीच जो विभिन्न संयोग होते हैं उसके बारे में यह उत्पादन फलन बताता है। वाटसन अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने एक परिभाषा लिखी है उत्पादन फलन के बारे में कि किसी फर्म की भौतिक आदाओं और भौतिक प्रदा के बीच संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अर्थात भौतिक आदाय यानी कि भौतिक साधन और भौतिक प्रदा अर्थात भौतिक उत्पादन के बीच जो भी संबंध होता है उसको उत्पादन फलन कहते हैं। आगे उत्पादन फलन का समीकरण। उत्पादन फलन के समीकरण के लिए Q = फंक्शन ऑफ x1, x2 बार, डैश 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 का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि उत्पादन के केवल दो ही साधन नहीं होते, दो साधनों के अलावा भी और साधन होते हैं। इसके अलावा इसमें तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए सारे साधनों को यहाँ पे ना लिखते हुए खाली डैश का प्रयोग किया गया है। इसमें x बार लिखा हुआ है। x बार का तात्पर्य है कि कुछ साधन जो हैं वो स्थिर हैं, अर्थात ये x के आगे कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा है, कोई चिन्ह नहीं है, तो ये परिवर्तनशील साधन है और ये स्थिर साधन है। यहाँ पे Q से तात्पर्य उत्पादन की मात्रा से है, F फलन है, x1 परिवर्तनशील साधन है जैसा कि मैंने अभी बताया था, और x बार 2 ये स्थिर साधन है। आगे है उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन के प्रकार या रूप। उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है। एक है अल्पकालीन उत्पादन फलन, इसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है अल्पकालीन उत्पादन फलन, जिसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं, और दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसको पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन जिसको पैमाने के प्रतिफल भी कहते हैं। अब इसके बारे में हम आगे और अलग अलग विस्तार से अध्ययन करेंगे।
अब अल्पकालीन उत्पादन फलन किसको कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है कि उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखा जाता है और अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। अल्पकाल है, अल्पकाल में सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, इसलिए इसमें कुछ साधन स्थिर रखे जाते हैं, कुछ साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है और कुछ साधनों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता, केवल कुछ परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं, अर्थात जो साधन हैं हमारे पास उनका अनुपात परिवर्तित होता है, अर्थात कुछ साधन स्थिर हैं, कुछ साधन परिवर्तित हो रहे हैं, तो उनके अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसलिए इसको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं। और पहला जो पॉइंट है वो अल्पकालीन उत्पादन फलन है। इसके बाद दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है कि जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, सभी साधन, उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो उत्पादन फलन दीर्घकालीन होता है। इसमें जो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन हैं, अल्पकाल के अंतर्गत जो स्थिर साधन हैं, स्थिर साधनों के अंतर्गत क्या आते हैं, भूमि हो गया, भवन हो गया, नहरें हो गई, कुएं हैं, ये सभी स्थिर साधनों में आते हैं। या बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो हम उत्पादन कार्य में प्रयोग कर रहे हैं, इनको स्थिर साधन माना जाता है। और जो परिवर्तनशील साधन हैं वो श्रम हो गया, पूंजी हो गया, ये इनमें परिवर्तन किस हिसाब से किया जाए, ये समय के आधार पर होता है। अगर हमारे पास अति अल्प समय है तो उस अति अल्प समय के लिए हम केवल पूंजी को या श्रम को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे जैसे समय ज़्यादा मिलते जाता है उसी हिसाब से हम अपने उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पॉइंट था दीर्घकालीन उत्पादन फलन, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसको पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल अर्थात दीर्घकालीन उत्पादन फलन। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत अब देखिए इसमें क्या है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने पर उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे पैमाने के प्रतिफल या दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। अर्थात उत्पादन के साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, उत्पादन के साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है और उसके कारण जो उत्पादन में परिवर्तन होता है उसको पैमाने के प्रतिफल या दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन के साधनों के आपसी अनुपात में परिवर्तन न कर सभी साधनों को एक समान ही अनुपात में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात जिस अनुपात में हम उनको परिवर्तन कर रहे हैं उसी अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। अब पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, और दूसरी अवस्था है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, और तीसरी अवस्था है पैमाने के घटते प्रतिफल। बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल। अब इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफलों के अंतर्गत क्या होता है कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि या परिवर्तन किया जाता है, यदि उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि या परिवर्तन होता है तो उसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल या पैमाने के वर्धमान प्रतिफल कहते हैं। अर्थात जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर रहे हैं, यदि उत्पादन में उससे अधिक अनुपात में परिवर्तन हो रहा है तो उसको पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहेंगे। अर्थात जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधन में वृद्धि कर रहे हैं उससे अधिक अनुपात में जो है उत्पादन हो रहा है तो उसको पैमाने के वर्धमान या बढ़ते प्रतिफल कहेंगे। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं कि
यदि उत्पादन के साधनों में 20% की वृद्धि करते हैं, उत्पादन के जो भी साधन हम प्रयोग करते हैं, यहाँ पे सामान्यतः 2 साधनों का हम प्रयोग करते हैं। तो अगर हम साधनों में, दोनों साधनों में 20% का परिवर्तन करते हैं या 20% की वृद्धि करते हैं और उत्पादन में 20% से अधिक की वृद्धि होती है, तो इसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। अब इसको रेखाचित्र के माध्यम से हमने इसकी व्याख्या करते हैं, रेखाचित्र के माध्यम से अध्ययन इसका करते हैं। ये हमारा एक रेखाचित्र है। इस रेखाचित्र के अंतर्गत हमने कुछ वक्र और कुछ लाइनें खींच रखी हैं, इसके बारे में भी हम अभी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले OX अक्ष, ये जो पड़ी रेखा होती है, क्षैतिज रेखा भी कहते हैं इसको OX नाम दिया है, और इसको जो है, जो लंबवत अक्ष है, इसको OY नाम दिया है। तो इसको X अक्ष भी कहते हैं। X अक्ष में हमने साधन X को लिया है। X साधन, हमने किसी पर्टिकुलर साधन का नाम नहीं दिया है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ श्रम लिखें या कोई और Y अक्ष को हमने साधन Y दिया है। अब आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं हमारे पास, IP1, IP2, IP3, IP4। हमने 4 आइसो प्रोडक्ट कर्व लिए हैं, अर्थात समोत्पाद वक्र लिए हैं। समोत्पाद वक्र वह वक्र होता है जिसमें उत्पादन के 2 ऐसे साधनों के संयोग को बताता है कि जो समान उत्पादन को दर्शाता है। अब IP1 में जो है वो 50 इकाई उत्पादन हो रहा है, IP2 में 100 इकाई उत्पादन हो रहा है, IP3 में 150 इकाई उत्पादन हो रहा है और IP4 में 200 इकाई उत्पादन हो रहा है। अर्थात जो प्रत्येक अगली समोत्पाद वक्र है उसमें 50-50 इकाई की वृद्धि हो रही है। और ये जो OE रेखा है, ये OE रेखा, ये 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा होगी। इसको पैमाना रेखा या विस्तार पथ भी कहते हैं, पैमाना रेखा या विस्तार पथ भी कहते हैं। अब इसमें जो है हमने सबसे पहले समोत्पाद वक्र फर्स्ट में देखें कि IP1 में 50 इकाई उत्पादन हो रहा है और जो Y साधन है उसमें Y1 साधनों का प्रयोग किया गया है और X है जो वो है OX1 का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद हमने जो साधनों के अनुपात में परिवर्तन किया गया है, साधनों का पूरा पैमाना ही चेंज कर दिया है। तो Y वस्तु को बढ़ाया है हमने Y1 से Y2, अर्थात पहले हम Y1 वस्तु को उत्पादन में प्रयोग कर रहे थे, अब Y2 का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी प्रकार से X को हमने OX1 से OX2 तक बढ़ाया है, अर्थात हमने, तो इसके माध्यम से जो हमारा समोत्पाद वक्र है, अब ये 150 इकाई की वृद्धि हो गई। 50 इकाई की वृद्धि के लिए हमने जो AB के अनुपात में हमने साधनों में वृद्धि की है। अब इसी प्रकार से जब हम साधनों को बढ़ाते जाते हैं तो अब यहाँ पे देखिए साधनों का जो अनुपात है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। AB बड़ा है, इस AB से B और C की दूरी कम है, फिर उसी BC से CD की दूरी कम है, लेकिन उत्पादन जो है बराबर 50-50 इकाई बढ़ते जा रहा है। अर्थात उत्पादन के साधनों को हम कम अनुपात में लगा रहे हैं लेकिन उत्पादन उतना ही हो रहा है। तो इसको पैमाने के वर्धमान या पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। अब देखिए इसको कुछ व्याख्या कर रखी है नीचे कि उपरोक्त रेखाचित्र में IP1, IP2 समोत्पाद वक्र हैं जो क्रमशः 50, 100, 150, 200 इकाइयों के बराबर उत्पादन को बताते हैं। ये समोत्पाद वक्र एक समान वृद्धि अर्थात 50 इकाई को बताती हैं। 50 इकाइयाँ हैं, 50 और वृद्धि होगी 100, इसमें 50 और वृद्धि होगी 150। तो इस तरह से ये एक समान वृद्धि को बताती हैं। OE रेखा जो है पैमाना रेखा है, अर्थात ये जो रेखा है उसको पैमाना रेखा है, जिसको विस्तार पथ भी कहते हैं।
पैमाना रेखा में ए बी ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन सी डी, अर्थात ए बी जो है वो बी सी से बड़ा है और ये बी सी जो है वो सी डी भाग से बड़ा है। अर्थात उत्पादन के साधनों में क्रमशः कम अनुपात में वृद्धि हो रही है, लेकिन उत्पादन जो है वो समान वृद्धि कर रहा है। अर्थात उत्पादन के साधनों में क्रमशः कम अनुपात में वृद्धि करने पर समान उत्पादन अर्थात 50 इकाई प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति को पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। चित्र को बनाते समय हमें सबसे पहले यही ध्यान देना है कि जो इनके बीच जो गैप है वो गैप, ये जो अंतराल है ये धीरे धीरे कम होते जाना चाहिए। अगर इसमें गलती होती है तो फिर हमारा ये डायग्राम गलत हो जाएगा। इसके बाद है पैमाने के समता या स्थिर प्रतिफल। पैमाने के समता प्रतिफल या पैमाने के स्थिर प्रतिफल, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों में वृद्धि करते हैं, यदि उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो उसको पैमाने के समता प्रतिफल कहते हैं या स्थिर प्रतिफल कहते हैं। कि जिस अनुपात में उत्पादन के साधन में वृद्धि की जाती है या यदि उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे पैमाने के समता प्रतिफल या स्थिर प्रतिफल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि उत्पादन के साधनों में 20% वृद्धि की जाती है और उत्पादन में भी 20% वृद्धि होती है तो इसको पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहेंगे। इसमें भी अब देखिए, ये एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझाया है। ओ एक्स अक्ष पे साधन x को लिया है और ओ वाई अक्ष पर साधन y को लिया है। ये ओ ई विस्तार पथ या पैमाना रेखा है। ये समोत्पाद वक्र हैं IP1, IP2, IP3, IP4 जो क्रमशः है 50, 100, 150 और 200 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, अर्थात क्रमशः 50-50 इकाइयों की इसमें वृद्धि हो रही है। उपरोक्त रेखा चित्र में OE पैमाना रेखा पर AB बराबर BC बराबर CD है, अर्थात AB ये भाग, BC ये और CD ये तीनों भाग बराबर हैं। अतः साधन x और y को समान अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन में भी समान वृद्धि 50 इकाई ही हो रही है। अर्थात हमने समान अनुपात में इन उत्पादन साधनों को बढ़ाया है। इनके बीच जो गैप है वो समान है। यहाँ पे जो गैप है वो समान है, x1, x2, x2, x3, x4 ये इनके बीच जो अंतराल है ये सभी का एक समान है। लेकिन इसके साथ साथ उत्पादन में भी 50-50 इकाई अर्थात समान इकाई का वृद्धि हो रही है, तो इसको उत्पादन के समता प्रतिफल या उत्पादन के स्थिर प्रतिफल कहते हैं। इसके बाद है पैमाने के घटते प्रतिफल। इसको पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, यदि उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है तो इसको पैमाने के घटते प्रतिफल या पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से दिखाया है कि यदि उत्पादन के साधनों में 20% वृद्धि की जाती है और उत्पादन में 20% से कम वृद्धि होती है तो इसे पैमाने के घटते प्रतिफल कहते हैं। फिर इसको भी एक रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। ये OY रेखा है, ये OX अक्ष है, OY अक्ष और OX अक्ष। यहाँ OX अक्ष में साधन X को दिखाया गया है और OY अक्ष पे साधन Y को दिखाया गया है। सेम पिछली बार की तरह ये OE रेखा पैमाना रेखा या विस्तार पथ है। ये समोत्पाद वक्र हैं, समोत्पाद वक्र 1, समोत्पाद वक्र 2, समोत्पाद वक्र 3, समोत्पाद वक्र 4। IP आइसो प्रोडक्ट कर्व कहते हैं इनको। और ये जो है ये 50 इकाई उत्पादन कर रहा है, ये 100 इकाई उत्पादन को दर्शा रहा है। इसमें 150 इकाई को दर्शाया गया है, इसमें 200 इकाई को दर्शाया गया है। अर्थात प्रत्येक
अगले समोत्पाद वक्र में 50-50 इकाई की वृद्धि होती जा रही है। अब उपरोक्त रेखा चित्र में समोत्पाद वक्र IP1, IP2, IP3 व IP4 पैमाना रेखा OE को क्रमशः, ये जो पैमाना रेखा है ये OE, इसको क्रमशः है AB, BC, CD, AB, BC, CD भागों में बांटता है, जिसमें AB लेज़र देन BC लेज़र देन CD, अर्थात AB जो है वो BC से छोटा है और BC जो है ये इस भाग से छोटा है, अर्थात इनका जो अंतराल है वो बढ़ता गया है। अतः उत्पादन के साधनों में अधिक वृद्धि हो रही है। हम उत्पादन के साधनों को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन जो है समान अनुपात में वृद्धि हो रही है, अर्थात 50 इकाई, यहाँ 100 है, 50 जुड़ गया, यहाँ 50 था, ये 50 जुड़ा 100, फिर 50 और वृद्धि हुई 150, 50 और वृद्धि हुई 200। तो इस तरह से जो है उत्पादन के साधनों को तो हम अधिक अनुपात में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन में जो है वो सेम 50 के बराबर की ही वृद्धि हो रही है। तो इसको उत्पाद पैमाने के घटते प्रतिफल या पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं।